Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So today our topic is one of the most important topic of production function और वो ये है कि हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी कि जब भी एक प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर स्पेशली इफ द प्रोडक्शन इज डन इन द शॉर्ट रन एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज तो वहां पर उसको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती हैं। अब वो 3 स्टेजेस हमने जो फ्रेम की थी वो हमने फ्रेम की थी ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्शन इट एट द हाईएस्ट पॉइंट हमने कहा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है व्हेन वी से दैट कि जो सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव देन वी से दैट द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट। तो जो भी हमने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बनाई वो हमने मार्जिनल प्रोडक्शन के बेसिस पे बनाई थी। अब वो कैसे बनाई थी हम एक बार जो है उसको विद द हेल्प ऑफ अ टेबल हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लैंड जो कि हमारा फिक्स फैक्टर है उसको ले लेते हैं। सेकंड लेबर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है हम उसको ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दिखानी है और वो रहेंगी मार्जिनल प्रोडक्शन के बेसिस पे। सो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर जो कि हमने मान लिया कि वो 10 एकड़ के ऊपर जो है वो फिक्स है तो हम उसको जो है यहाँ पर एक फिक्स फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो मार्जिनल प्रोडक्शन है हमने कहा था पहले क्या होगा जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज करेगी। दिस मींस कि आपको हर बार पहले से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये क्या है ये आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हमने नाम दिया था इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जो भी मार्जिनल प्रोडक्शन है वेरिएबल फैक्टर की वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या होगा जब आप एक ऑप्टिमल जो है फैक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या होगा जो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया डिक्रीजिंग रिटर्न। और इसको जो हमने स्टेज बनाया वो हमने नाम दिया इट इज द second stage of production and this was the first stage of production। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी तो ये हमारी थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया था नेगेटिव रिटर्न्स। तो हमने उसके अंदर सिर्फ इतना कहा था कि जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा स्पेशली जब वो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन करेगा तो उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फेस करना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर उसको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है व्हिच आर इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न जो है वो फेस करने पड़ेंगे। पर वहां पर जाके जब हमने ये बात की थी हमने जो प्रोडक्शन है उसको किसी स्पेसिफिक सेक्टर के साथ कोरिलेट जो है वो नहीं किया था। मतलब जैसे हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर देयर आर 3 सेक्टर्स लाइक द प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। तो हर एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है हमारे पास 3 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं यानी 3 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर नहीं कहना तो आप इसको टर्शियरी सेक्टर भी जो है वो कह देते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर बेसिकली हम एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। एग्रीकल्चर तो हो गया एलाइड एक्टिविटीज में क्या आएगा उसके अंदर हम पोल्ट्री फार्मिंग उसके अंदर हम फिशिंग उसके अंदर हम जो
जो है वो जो भी आपके डेयरी फार्मिंग वगैरह है वो हम सारे लेके चलते हैं, माइनिंग, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग, ये सारा कुछ जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और इसके अंदर हम बेसिकली इंडस्ट्रीज को जो है वो इंक्लूड करते हैं। और जो थर्ड है उसको हम जो है वो सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसके अंदर हम सारी तरह की सर्विसेज, ईदर दे आर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और द बैंकिंग सर्विसेज और द कम्युनिकेशन सर्विसेज और द इंश्योरेंस सेक्टर सर्विसेज, हम सभी को जो है वो इस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। अब ये जो तीनों सेक्टर हैं ये क्या करेंगे, इन तीनों की जो है वो शॉर्ट रन के अंदर जो है वो काम करना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर भी शॉर्ट रन में काम कर सकता है, सेकेंडरी सेक्टर भी शॉर्ट रन में काम कर सकता है और सर्विस सेक्टर भी शॉर्ट रन में काम कर सकता है। और अगर ये तीनों शॉर्ट रन में काम कर सकते हैं तो तीनों को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा। मींस एक स्टेज के बाद जब आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सेकंड स्टेज यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर जो है वो आना पड़ेगा। और हम जैसे पहले ही कह चुके हैं कि एक प्रोड्यूसर ईदर ही इज वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर, जहां पर भी वो काम करे उसकी जो एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन रहेगी वो सेकंड स्टेज ही रहेगी। मींस कि प्राइमरी सेक्टर वाला भी डिक्रीजिंग रिटर्न के अंदर इक्विलिब्रियम में होगा, सेकेंडरी सेक्टर वाला भी सेकंड स्टेज में इक्विलिब्रियम में होगा और सर्विस सेक्टर वाला भी डिक्रीजिंग रिटर्न में ही इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हर एक सेक्टर के अंदर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के अंदर ये जो डिक्रीजिंग रिटर्न है, मतलब जहां पर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करती है, ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या होगा, जो तीनों सेक्टर्स हैं तीनों ही सेक्टर के अंदर शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स होगा, एक फैक्टर वेरिएबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे लैंड की बात की है और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की एग्जांपल जो है वो लेके चल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फोर्थ यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आपको क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो गए। यानी जो आपका आइडियल फैक्टर रेशो था दैट विल बी 10:4, अगर आपने उससे इंक्रीज किया तो क्या होगा, आपको जो डिक्रीजिंग रिटर्न है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में बात करें वहां पर हो सकता है कि आपको यहाँ पे 4 के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न ना मिले, यहाँ पे 6 और 7 के बाद आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिल जाए, या सर्विस सेक्टर होगा उसके अंदर भी 7 और 8 पे जाके आपके डिक्रीजिंग रिटर्न मिल जाए। मतलब जब हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर भी जब आप 10:4 पे जाएंगे वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वहां पे 10:8 जो है वो बेस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक 10:8 जो है वो नहीं आता तब तक क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी और उसके बाद नेगेटिव आएगी। मतलब क्या है, जो समरी में अगर हम बात करें वो ये है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो आपको तीनों सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे, पर वो डिमिनिशिंग रिटर्न कहां पर देखने को मिलेंगे, आफ्टर विच अमाउंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर देखने को मिलेंगे, वो सभी सेक्टर के अंदर डिफरेंट हुआ करता है। पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हैं वो आपको जल्दी देखने को मिल जाते हैं। मतलब वहां पर अगर आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ थोड़े से वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ थोड़े से भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे तो थोड़े से वेरिएबल फैक्टर के बाद ही आपको डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम अपने इस टेबल को देखें, अभी हमने 10 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर 4 यूनिट ऑफ लेबर लगाए थे, तो तभी हमें डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो गए थे। पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर होता है वहां पर इतनी जल्दी जो डिक्रीजिंग रिटर्न है वो देखने को नहीं मिलते। मतलब वहां पर हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर जो है वो लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात को लेके है कि जो भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, व्हाई द डिक्रीजिंग रिटर्न्स
आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स बोलिए या आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलिए, एक ही बात है। व्हाई डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स, मतलब ऑपरेट कब शुरू हो जाते हैं, अर्ली, ऑपरेट्स अर्ली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं वो जल्दी ऑपरेट क्यों हो जाते हैं, वहां पर हमें जल्दी डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो देखने को क्यों मिलते हैं, आज हम उसी की जो है वो बात करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर का ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहां पर जो नेचुरल फैक्टर हैं दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। जो मैन मेड फैक्टर्स हैं उनका उतना कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर। तो क्या होगा, जो नेचुरल कंस्ट्रेंट हैं वो हम उसको एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस जो है वो नहीं कर सकते। जैसे अगर हम किसी भी लैंड की बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर अपने एग्जांपल के अंदर लिया, अगर लैंड के साथ आप लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो लैंड की अपनी एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि लैंड अपने पर एक लिमिट तक ही जो वेरिएबल फैक्टर हैं या जो आपका लेबर है उसको अब्सॉर्ब कर सकती है। अगर आपने लेबर उसके बाद भी लैंड के ऊपर लगाई तो क्या होगा, लैंड उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जो नेचुरल फैक्टर हैं वो क्या है, वो टोटली अनसर्टन होते हैं। देखिए अब बारिश है, बारिश का कुछ नहीं पता कि अगर पिछले साल की बात करूं तो बारिश बहुत अच्छी हुई थी, तो इस साल बारिश कितनी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस बार जो रेनफॉल है वो बेटर भी हो सकती है, वो वर्स भी हो सकती है। मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा हो गई तो भी खराब, अगर ना हुई तो भी खराब। तो जो नेचुरल फैक्टर हैं दे आर टोटली अनसर्टन फैक्टर। तो उन अनसर्टन फैक्टर के बेसिस पे क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो जल्दी ऑपरेट होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं अगर यहां पर मैन मेड फैक्टर होते। तो जो मैन मेड फैक्टर्स होते हैं दे आर मोर सर्टन इन नेचर, हम उसके ऊपर सर्टेनिटी जो है वो रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे पास एक मशीन है, तो हम उस मशीन की जो प्रोडक्शन है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर इस मशीन से हम इतनी प्रोडक्शन जो है वो लेंगे। अब वहां पर क्या होगा, जो मशीन है जितनी प्रोडक्शन हमने उससे एक्सपेक्ट की थी उसकी प्रोडक्शन उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, पर जो वेरिएशंस रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। पर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, यहां पर वेरिएशंस कितने होंगे, यू कांट इवन प्रेडिक्ट देम। क्यों, क्योंकि अगर पिछले साल एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर आपको 10 क्विंटल ऑफ राइस मिला है तो इस बार कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अभी इस बार जो है वो आपको 12 क्विंटल भी मिल सकता है और आपको 2 क्विंटल भी मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई राइस ना मिले। क्यों, क्योंकि हो सकता है रेनफॉल बिल्कुल भी ना हो या रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए या फ्लड्स आ जाए तो कुछ भी हो जाए। तो इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें पहले से जल्दी देखने को जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लैंड होती है उसका बहुत मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब लैंड इज द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं वहां पर जो मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होती है टेक्निक। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड, तो वहां पर टेक्निक जो है उसका इतना ज्यादा यूज जो है वो नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक चीज डिक्रीज होती है, वो क्या है, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ पावर ऑफ लैंड। तो जो लैंड की फर्टिलिटी पावर है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, अब आप सोचिए
एक लैंड है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या हो रहा है, जो फार्मर हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करिए, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आप उसको भी बढ़ाइए। तो क्वेश्चन उठा कि जो फार्मर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है। रीजन ये है कि जो हमारे पंजाब के स्पेशली फार्मर हैं वो अपने आप को एक क्रॉप साइकिल से बाहर नहीं निकालते। कैसे, क्या वो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, वीट, उसके बाद राइस, फिर वीट, फिर राइस, फिर वीट, फिर राइस। तो एक ना क्रॉप साइकिल के अंदर उन्होंने अपने आप को जो है वो डीलिमिट किया हुआ है, उस क्रॉप साइकिल से वो बाहर जो है वो निकलना नहीं चाहते। तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा, अब हुआ ये कि जब वीट आपने जो है वो अपने खेतों के अंदर बो दिया तो क्या होगा, वहां पर उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो भी आपको चाहिए आप उसमें डाल देंगे। जब आपने राइस डाले तो उसके अकॉर्डिंगली आप डाल देंगे, तो क्या होगा, लैंड जो है उसको कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूरिया और फास्फोरस और पोटेशियम इनकी जरूरत नहीं होती है, उसको हर एक तरह के जो मिनरल्स हैं उसकी जरूरत होती है। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ वही मिनरल डाले जो कि राइस और वीट के अकॉर्डिंगली थे, बाकी आपने डाले नहीं। तो क्या हुआ, जब आप कॉन्टिन्यूसली एग्रीकल्चर करते जाएंगे तो क्या होगा, जो फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने जितनी प्रोडक्शन लास्ट ईयर ली थी इस बार भी आपने उतनी ही प्रोडक्शन लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसके ऊपर ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा इंसेक्टिसाइड, ज्यादा यूरिया, ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा पोटेशियम आपको यूज करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो तो आपके पिछले साल जितनी हो जाएगी, पर उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले से ज्यादा अमाउंट के अंदर इनपुट जो है वो लगाने पड़ेंगे। अगर इनपुट का अमाउंट बढ़ेगा तो मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसके करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो जल्दी देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग दैट कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एक नेचुरल ऑक्यूपेशन है। वहां पर क्या होता है, जो फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड है वो बड़ी जल्दी डिक्लाइन होती है, क्योंकि लैंड इज द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या होगा, जो आपका मेजर फैक्टर है जब उसी की पावर जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप एक वेरिएबल फैक्टर और बढ़ाएंगे तो हम मान के चलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर कि जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं दे आर इक्वली एफिशिएंट। वो ये नहीं है कि अगर यहाँ पे ये फोर प्रोडक्शन करके दे रहा है और ये आपको 3 प्रोडक्शन करके दे रहा है और ये 2 और ये 1 और ये 0 करके दे रहा है, तो ये जो 3 2 1 0 -1 -2 वाले लोग हैं ये इस 4 वाले से कम एफिशिएंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर इक्वली एफिशिएंट। पर जब आपने ये 5th पर्सन काम पे लगाया तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड है वो क्या हो चुकी थी, वो कम हो चुकी थी। तो क्या हुआ, ये अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी वो जो डिक्रीज इन फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड है उसको इंक्रीज नहीं करवा पाया, क्योंकि अगर फर्टिलिटी पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करना इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट के अंदर इनपुट्स जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज हो जाती है और आपको डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो होता है डिफरेंस इन द, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा डिक्रीज इन द फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड, डिक्रीज यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंस इन द फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड। जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी पावर है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डिफर होती है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब हम एक थ्योरी पढ़ेंगे लैंड से रिलेटेड जो कि है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बाय डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लैंड से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी। वो क्या कहते हैं, डेविड रिकार्डो कहते हैं कि हर एक इकोनॉमी के अंदर ना 4 टाइप ऑफ लैंड होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं मार्जिनल
प्रोडक्शन ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, भी जो लैंड है वो कौन से टाइप की है। तो कहते हैं क्या होता है कि हर एक इकोनॉमी के अंदर जो लैंड होती है वो 4 टाइप की होती है, और वो 4 टाइप कौन से हैं? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ लैंड अवेलेबल इन एवरी इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ए क्वालिटी की लैंड को यूज करते हैं। जो ए क्वालिटी की लैंड है, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगी। लेट इट बी, इट इज 10 क्विंटल। जब ए क्वालिटी की लैंड खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बी क्वालिटी की लैंड यूज करना शुरू कर देंगे। अब वो उससे कम क्वालिटी की लैंड है, यानी वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी होगी, 8 क्विंटल। जब ये भी खत्म हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जो सी क्वालिटी की लैंड है उसको यूज करना शुरू कर देंगे। अब वो और उससे भी घटिया लैंड है, उससे मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी है, 6 क्विंटल। उसके बाद क्या होगा, जब ये भी खत्म हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, डी क्वालिटी की लैंड यूज करना शुरू कर देंगे, जिसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 4 क्विंटल होगी। तो क्या होगा, वो कहता है जो लैंड की फर्टिलिटी पावर है पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी लैंड अवेलेबल है सबकी फर्टिलिटी पावर सेम नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बेस्ट लैंड को यूटिलाइज करते हैं जिससे मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा होती है। फिर जब वो लैंड खत्म हो जाती है तो क्या होता है, उससे कम क्वालिटी की लैंड, जब वो भी खत्म हो जाएगी तो उससे कम क्वालिटी की लैंड, जब वो भी खत्म हो जाएगी तो उससे कम क्वालिटी की लैंड जो है उसको यूज करते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जांपल भी देखें, अगर सपोज कीजिए कि आप किसी एक शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले जो वो एरिया डेवलप होगा तो सेंटर एरियाज जो हैं वो डेवलप होंगे। अगर मैं अपने शहर की एग्जांपल लूं तो हमारे यहाँ पे आदर्श नगर है, गांधी नगर है, कैलाश नगर है, दीज आर द सेंटर एरियाज ऑफ फाजिल्का। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो लोग होंगे वो जो भी आपका शहर होगा उसके सेंटर में रहना जो है वो पसंद करेंगे। फिर क्या होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो शहर के अंदर जो लैंड है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा शहर के बाहर जो है वो निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि शहर के अंदर आपके लिए लैंड अवेलेबल जो है वो नहीं रहेगी, तो आपको शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप कहां पे आ जाएंगे, आप बी क्वालिटी की लैंड पे आ जाएंगे। जब वो लैंड भी खत्म हो जाएगी तो आपको थोड़ा और शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप सी क्वालिटी की लैंड पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, अगर आप तो शहर के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल शहर के सेंटर में बैठे हैं, तो वहां पर आपको फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा होंगी। थोड़ा सा बाहर निकले फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, थोड़ा सा और बाहर निकले फैसिलिटीज और कम हो जाएंगी। मतलब आपको मार्केट दूर पड़ेगी, आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ये आपको दूर पड़ेंगे। तो क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। वैसे ही जो है वो एग्रीकल्चर में होता है कि जैसे ही एग्रीकल्चर के ऊपर हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी बेस्ट क्वालिटी लैंड है हम उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। उसके बाद उससे कम क्वालिटी की लैंड पे वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, प्रोडक्शन कम होगी। फिर उसके बाद उससे कम क्वालिटी की लैंड पे वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, प्रोडक्शन और कम होगी। उसके बाद उससे कम क्वालिटी की लैंड पे वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, प्रोडक्शन और कम होगी। तो क्या होगा, जो कि डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो क्या है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं उसका एक रीजन जो है वो हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, सीजनल ऑक्यूपेशन। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो ना एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। सीजनल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर आपको ना एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो है वो काम मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि रबी का सीजन है या जो है वो खरीफ का सीजन है, तो क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो है वो काम मिलेगा, बाकी टाइम पे आप फ्री हैं। अब जो भी इनपुट आपने यूज करने हैं, लाइक सपोज कीजिए कि आप जो है अपने खेतों के अंदर ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं या आप कंबाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी है। अब उन्होंने यूज होना है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
ओके मतलब जब सीजन होगा तभी ट्रैक्टर यूज होगा, तभी कंबाइन यूज होगी, तभी मोटर यूज होंगी। अगर आप एनिमल्स यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइप पे ही वो एनिमल यूज होने वाले हैं, ऐसे तो नहीं यूज होने वाले, ठीक है। पर इनके ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो एक्सपेंडिचर होगा। अब ये मत कहिए कि आप ट्रैक्टर यूज नहीं कर रहे तो ट्रैक्टर के ऊपर आपको कोई खर्चा नहीं पड़ रहा। ट्रैक्टर जो है अगर आपके घर पे खड़ा है तो उस खड़े ट्रैक्टर पे भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ पैसे जो है वो लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके घर पे कार है, हाँ, तो अगर कार आप नहीं चला रहे तो ये मत सोचिए कि उसके ऊपर आपको जो है वो खर्चा नहीं पड़ रहा, खर्चा फिर भी आपको करना पड़ रहा है। अगर आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, उसकी जो है वो टायर की हवा जो है लो हो सकती है, या उसके अंदर कोई और टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो ये सारी चीजें जो है होंगी। अगर आप एनिमल यूज कर रहे हैं तो आपको उनको कॉन्टिन्यूसली फीड करना पड़ेगा, खर्चा आपको पूरा साल उठाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक ना सीजनल ऑक्यूपेशन होता है। सीजनल ऑक्यूपेशन होने के करके क्या होता है कि जो काम मिलता है, जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनसे काम मिलेगा थोड़े टाइम के अंदर, पर उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो हमें थ्रू आउट द ईयर करना पड़ता है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं पर काम एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता है। तो अगर हम उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ती है, जिसके करके क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न जो मिलने हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा सुपरविजन जो है वो नहीं कर सकते। सुपरविजन क्यों नहीं कर सकते, यहां पे हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं साथ में, ड्यू टू लार्ज एरिया एंड, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एंड नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो हम बीच में इसको ऐड कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वहां पर सुपरविजन बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज कीजिए कि एक इंडस्ट्री है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो गया, ज्यादा लोगों को काम पे लगा दिया, हम क्या करेंगे, मैनेजर्स अपॉइंट कर लेंगे। जो मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी जो आपकी कंपनी है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होने देंगे, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न दिलवाएंगे। पर एग्रीकल्चर के अंदर इस तरह की सुपरविजन जो है वो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एक तो जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट एरिया के अंदर फैला होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की 50 एकड़ ऑफ लैंड है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, तो उसके लिए इस सारे को सुपरवाइज करना पॉसिबल नहीं। क्या हुआ, अभी आपने सुना होगा पीछे न्यूज चैनल के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर कि एक ना अटैक हुआ है क्रॉप्स के ऊपर, उसको बोलते हैं टिड्डी अटैक, मतलब जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो आके अटैक कर जाते हैं। अब आप जो है एक फार्मर हैं, आप अपनी क्रॉप्स की सुपरविजन कर रहे हैं तो उधर से क्या होता है, इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं आपकी क्रॉप के ऊपर। आप जो मर्जी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी नजरों के सामने आपकी फसल को खराब करेंगे एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सी देम डिस्ट्रॉइंग योर क्रॉप्स। तो सुपरविजन जो है वो नहीं हो पाती, वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है एग्रीकल्चर के अंदर। तो अगर वेस्टेज ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो उतनी ज्यादा पड़ेगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आपको डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहीं पर यूज करें तो क्या होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेस यूज ऑफ मशीन्स। देखिए अगर तो हम मशीन्स से प्रोडक्शन करा रहे हैं तो मशीन्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, एक होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हम आमतौर पे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि दो फार्मर हैं, ठीक है, एक है फार्मर ए और एक है फार्मर बी। दो फार्मर हैं। फर्स्ट फार्मर ए वो कहता है कि मैंने अपने यहां पे 20 क्विंटल की प्रोडक्शन की। जो बी फार्मर है वो भी कहता है मेरे यहां पे 20 क्विंटल की प्रोडक्शन हुई। तो इसने अपने फार्म में 20 क्विंटल प्रोडक्शन की, इसने भी 20 क्विंटल प्रोडक्शन की। मैंने क्या वर्ड यूज किया, प्रोडक्शन। तो मैं कहूंगा कि दोनों की जो प्रोडक्शन है वो सेम है, इसकी भी 20 क्विंटल, इसकी भी 20 क्विंटल, ओके। पर ये ए फार्मर कहता है कि जो मैंने 20 क्विंटल प्रोडक्शन की है वो मैंने 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड में की है।
ये कहता है मैंने जो है वो 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में की है। इसका मतलब फायदे में कौन रहा? ए, क्योंकि अगर मैं उसकी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखूं तो वो कितनी आई? वो आई 5 क्विंटल, और इसकी कितनी आई? 4 क्विंटल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम हमेशा पर यूनिट प्रोडक्शन देखते हैं। पर यूनिट क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्शन देखी होती तो मैं कहता इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है, तो सेम है। पर वो कहता है मैंने 24 हेक्टेयर में की है, वो कहता है मैंने 5 हेक्टेयर में की है, इसका मतलब ये नुकसान में है। तो इसलिए हम प्रोडक्टिविटी वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उससे हम कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं एज फार एज द वर्ड प्रोडक्शन। तो क्या होता है, जहां पर हम मशीन ज्यादा यूज करते हैं वहां पर क्या होता है, हम कहेंगे कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, इन विच देयर इज मोर यूज ऑफ कैपिटल और मशीन्स दैन लेबर। तो अगर क्या होगा, मशीन ज्यादा यूज होंगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। वो क्या करेंगी? ज्यादा काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, जल्दी काम करेंगी, सस्ता काम करेंगी। ठीक है, ज्यादा होगा, अच्छा होगा, सस्ता होगा, जल्दी होगा। पर एक्चुअली एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो मशीन्स हैं उनका यूज बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो हाथ से किए जाते हैं। मींस जो एग्रीकल्चर है वहां पर कैपिटल इंटेंसिव नहीं बल्कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो यूज की जाती है, जहां पर देयर इज मोर यूज ऑफ लेबर दैन कैपिटल। मतलब जो मशीन्स हैं उनका यूज कम होता है, जो लेबर है उनका यूज ज्यादा होता है। तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो क्या होता है कि जो डिक्रीजिंग रिटर्न है वो बहुत जल्दी देखने को जो है वो मिल जाते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लैंड जो है वो क्या होती है, वो अपने आप के अंदर लिमिटेड होती है। लैंड लिमिटेड है मतलब क्या है कि अब देखिए जितनी लैंड पंजाब के पास अवेलेबल है या जितनी लैंड इंडिया के पास अवेलेबल है उतनी ही है, अब उससे बढ़ नहीं सकती। ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तान को अपने अंदर कर लेंगे या बांग्लादेश को अपने अंदर कर लेंगे या नेपाल को, भूटान को, इनको हम अपने अंदर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी लैंड हमारे पास है उतनी ही है, अब उससे ज्यादा तो होने नहीं वाली। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे उस लैंड जो कि फिक्स्ड फैक्टर है विच इज अ मेजर फैक्टर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे जैसे उसके ऊपर आप लेबर को बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, उस लैंड की ओवर यूटिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने डिमिनिशिंग रिटर्न के रीजंस में किया था कि देयर इज एन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कब होगी, जब आप 10 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर 4% जो है वो यूज करेंगे, दिस इज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। पर जैसे आप 5, 6, 7, 8 करा, क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिश करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इससे भी जो है वो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या होते हैं, लेस चांसेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर जो है वो हुआ करते हैं। हमने बात की थी कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, जब किसी काम को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी ने एक टी शर्ट बनानी है तो एक को बोल दिया कि आप ना इसके कॉलर बनाओगे, एक को बोल दिया आप इसका पॉकेट बनाओगे, किसी को बोल दिया आप इसका फ्रंट बनाओगे, किसी को बोल दिया कि आप इसकी बैक बनाओगे, ओके, किसी को बोल दिया आप इसके ये जो आर्म्स हैं वो बनाओगे। तो सारे लोग इकट्ठे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो जिसने आर्म्स बनानी है वो ये बना रहा है, पॉकेट वाला पॉकेट बना रहा है, कॉलर वाला कॉलर बना रहा है, फ्रंट वाला फ्रंट बना रहा है, बैक वाला बैक बना रहा है। एक टाइम पे एक ही शर्ट को कई लोग बना रहे हैं। तो क्या होगा, मैं कहूंगा डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज कीजिए कि आज एक पर्सन जो है वो काम पे नहीं आया, लेट इट बी कि कॉलर बनाने वाला काम पे नहीं आया, तो क्या फर्क पड़ेगा, जो बाकी लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। इसका ये फायदा होगा कि काम होता रहेगा। नंबर 2, जब एक पर्सन को आपने ये बोल दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ये पॉकेट बनानी है,
और कोई काम नहीं करना, तो सारा दिन वो बैठा पॉकेट बनाता रहेगा, तो क्या होगा, सोचो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे ये बोला जाए अपने स्कूल के अंदर कि आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ानी है और कुछ नहीं पढ़ाना, तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊं, तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, अब हमने काम को डिवाइड कर लिया, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, हमारे दूसरे टीचर वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हर एक टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसके अंदर उसकी मास्टरी है। सो देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर, बट एग्रीकल्चर के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके चांसेस नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। जैसे आपने एक पर्सन को बोल दिया कि आपने जो फील्ड है उसको प्लॉ करना है, उसको जो है वो लेवलिंग करनी है। अब जब तक वो उसकी लेवलिंग नहीं होगी तब तक जो है जो उसके अंदर हम क्यारियां बनाते हैं वो क्यारियां नहीं बन पाएंगी। जब तक क्यारियां नहीं बनेगी तब तक उसमें सीड्स नहीं डाल पाएंगे, जब तक सीड्स नहीं डलेंगे तब तक पानी नहीं लग पाएगा, जब तक पानी नहीं लगेगा तब तक उसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वो नहीं डल पाएंगे। तो जब तक एक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू हो नहीं पाएगा। मतलब एक ही साथ हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो जो एग्रीकल्चर है वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, एक ही पर्सन सारे काम करता है, उससे क्या होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो इससे डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर द रीजंस फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं, नेचुरल फैक्टर के करके, फर्टिलिटी ऑफ लैंड के कम होने के करके, डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड के होने के करके, जो एग्रीकल्चर है उसके सीजनल ऑक्यूपेशन होने के करके, लेस सुपरविजन होने के करके, फिर मशीन का ज्यादा यूज ना होने के करके, लैंड के लिमिटेड होने के करके, सो देयर आर द चांसेस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड वेरी क्विकली। तो उससे क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो जल्दी आ जाते हैं। और फिर डिवीजन ऑफ लेबर ना होने के करके, मतलब काम के अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड ना होने के करके क्या होता है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो बहुत जल्दी आने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप कि आपको टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपके डाउट जो है वो जरूर क्लियर होंगे। सो वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द न्यू लेक्चर ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हमने जो किया वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। Thank you very much and all the best.